नमस्कार दोस्तों। आज डे चौथा, फोर्थ डे है आज। आज हम विषम ज्वर के बारे में जानेंगे। विषम ज्वर की अवस्थाएं, धातुगत ज्वर की अवस्थाएं, दोनों की क्लबिंग, किस तरीके से संहिता बेस उसकी प्रैक्टिस करी जा सकती है। संहिताओं के बेस लेकर हम इनकी सिम्टोमोलॉजी को ट्रीटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस बारे में चर्चा है। आज फिर से वही आह्वान है आप सभी से फिर से कि इन 21 दिनों में घर पे ही रहें। पूरे के पूरे समय अपना सिर्फ घर पे बिताएं। अपने दोस्तों, रिलेटिव्स सभी को घर पे रहने की कामना करें। उन सभी से यही आह्वान करें कि अपने आप को घर में रखकर आप सभी को सेव कर सकते हैं। विषम ज्वर, विषमताओं से भरा हुआ ज्वर, जिसकी किस समय वो शुरू होगा, किस समय वो खत्म होगा, इसके बारे में ना पता हो, वो विषम कहलाता है। इनका जो प्रारूप काल है, मतलब किस तरीके से वो कब शुरू होगा पूरे दिन में और कब वो खत्म होगा, इन सभी की विषमताओं के बेसिस पे इसके 5 विभाजन किए गए। पहला विभाजन संतत, सतत, अन्यद्विष, तृतीयक और चतुर्थक। रस, रक्त, मांस, मेद और अस्थि मज्जा पर आधारित ये जिस तरीके से विषमताओं लिया हुआ ज्वर है, इसीलिए इन 5 को विषम ज्वर कहते हैं। विषम ज्वरों का जो कोरिलेशन लगाया कि संतत ज्वर रस पर आधारित है, सतत ज्वर रक्त पर आधारित है, अन्यद्विष ज्वर मांस पर आधारित है, तृतीयक मेद पर आधारित है और चतुर्थक अस्थि और मज्जा पर आधारित है। तो जब हम धातुगत अवस्थाओं में उनके लक्षणों को देखते हैं तो वी शुड सी वेरी प्रिसाइजली कि लक्षण एक्चुअली क्या है इन धातुगत और इनकी चिकित्सा क्या है। हेतुओं के बारे में हमने जैसे ही कहा कि HLA ट्राइंगल के बेसिस पे हेतु इन सभी के कॉमन है, जो कि रसव स्रोत दृष्टि के सामान्य हेतु हैं। लेकिन रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनमें जब लिंकिंग होगी तो हेतु कुछ एड ऑन होंगे, लेकिन लक्षण समुच्चय के साथ पेशेंट हमारे सामने आएगा। लक्षण समुच्चय क्या क्या होंगे और उसका ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्या होंगी, यही आज हमारा चर्चा का विषय है। पहला चर्चा का विषय है रसगत ज्वर। रसगत ज्वर के लक्षण, रेफरेंस आया है चरक के चिकित्सा थर्ड चैप्टर में 76 नंबर का श्लोक। आप 76 नंबर का श्लोक निकालिए, आपको मिलेगा। उसमें लिखा है गुरुत्वम, पूरी बॉडी में हैवीनेस फील करा हुआ पेशेंट आपके सामने आएगा। दैन्यम, अनहैप्पी, दैन्यता, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि पेशेंट को हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आएगी, वो दीन भाव से आएगा आपके सामने। उसको लगेगा कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, अपनी सराउंडिंग से भी वो अनहैप्पी रहेगा। ये दीनता का जो स्पेसिफिक लक्षण है वो रसगत ज्वर में आता है, क्योंकि रस का मन से डायरेक्टली लिंक है। इसीलिए चिंता और चिंतन ये हमारे हेतुओं में एक बड़ा फैक्टर लिए हुए हैं। उद्वेग, ज्वर का वेग कैसा होगा। सदनम, पूरी बॉडी लैक्स हो जाएगी, सदन हो जाएगी और हमें एक एंथुजियास्टिक फीलिंग नहीं रहेगी उस पेशेंट में। छर्दी, कभी कभी उसे उल्टी की फीलिंग भी रहेगी। आरोचको, वो किसी भी प्रकार की रुचि इंक्लूडिंग फिजिकल वर्क एज वेल एज फूड, दोनों के सेगमेंट्स में उसी रुचि खत्म होगी। बहिस्तापा, वेरी इंपॉर्टेंटली उसको बाहर से ताप महसूस होगा, जो कि संताप लक्षण है। शारीरिक लक्षणों में, मानसिक लक्षणों में, इंद्रिय के लक्षणों में संताप इज द क्लासिकल एंड कार्डिनल सिम्टम ऑफ ज्वर, वो होना ही चाहिए। अंग मर्दो, अंग मर्दन, मर्दनवत पीड़ा, जैसे कोई दबा रहा हो वैसे सारे अंगों में दर्द होना, ये रसगत ज्वर का सामान्य लक्षणों में से एक है। विजृंभणम, बार बार जबाई आना, ये लक्षण रसगत ज्वरों में चरक चिकित्सा अध्याय श्लोक नंबर 76 में क्लासिकली मेंशन है। हमें इन लक्षणों के समुच्चय को ध्यान में रखकर जब कोई ऐसा पेशेंट हमारे सामने आता है तो हमें ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि इन लक्षणों का कॉम्बिनेशन और मैक्सिमम लक्षण अगर पेशेंट लेकर आया है तो वो डेफिनेटली रसगत ज्वर है। वेरी इंपॉर्टेंटली हमें ये समझना चाहिए कि बॉडी की हैवीनेस, दीनता भाव, उद्वेग होना, पूरी बॉडी में लैक्सिसिटी आना, छर्दी होना, आरोचकता, कुछ भी चीज में मन ना लगना, बहिताप, बहुत ज्यादा बुखार में आना, अंग मर्द के लक्षण लेके आना और विजृंभणम, लगातार उसका जमाई आना, ये सब लक्षणों का समुच्चय अगर आपके सामने आता है और पेशेंट ऐसा लगता है कि ये लक्षण पेशेंट के हैं, तो करना क्या चाहिए। व्हाट शुड बी अवर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जोर के बताया गया कि लंघन इसका प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। लंघन में भी हमने देखा कि शोधन और शमन लंघन है। एग्जैक्टली द सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द रसगत ज्वर, जो कि आयुर्वेद में, जो कि चरक में बताया गया है। उसमें बताया गया है चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 315 को निकालिए, 76 को क्लब करिए अतिदेश तंत्र युक्ति के साथ चरक चिकित्सा 315 में।
जहां पर इसकी चिकित्सा लिखी है और क्लियरली मेंशन है कि उपवास और वमन कराकर आप रसगत ज्वर की चिकित्सा बड़े आसानी से कर सकते हैं। उपवास और वमन कराकर। उपवास करने का तरीका चरक सूत्र स्तन अध्याय 22 में लंघन व्रणीय अध्याय में बताया गया है। उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर आपको लंघन कराना है या उपवास देना है तो शुद्ध लंघन कैसे दें, तृषा लंघन कैसे दें, उन लंघनों के माध्यम को यूज करें। कितना खाना उसे दें, कितना नहीं दें, कितनी देर तक उसे भूखे रखें, ये हमें इन लक्षणों को कम होते हुए चेक करना है कि गुरुता कम हो रही है तो उसका उपवास हमें उतने दिनों के बाद बंद करना है। द सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड द शोधन चिकित्सा इज वमन। वमन के लिए द्रव्यों को सिलेक्ट कैसे करें। वमन द्रव्यों का सिलेक्शन क्राइटेरिया चरक के सूत्र स्थान से शुरू करेंगे। चरक सूत्र स्थान अध्याय 2 वमन के लिए उपयोगी औषधियां। फिर से रेफरेंस लेंगे चरक चिकित्सा अध्याय 3 का ही, जहां पर वमन के यूज किया गया है कफत ज्वर में, नव ज्वर में। इसके इंडिकेशन हमें वैलिडेट करने के लिए देखना चाहिए चरक सिद्धि स्थान अध्याय 2, जहां पर नव ज्वर की चिकित्सा में, रसगत ज्वर की चिकित्सा में सेम वमन का उपयोग करा गया है। इस प्रकार से शोधन लंघन में वमन का इस्तेमाल होगा रसगत ज्वर में। सो वेरी इजी टू ट्रीट। उपवास एंड वमन इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। वमन में ये बात अच्छे से ध्यान रखिए कि उपवास करके पहले अपन दीपन और पाचन करवाएं, दीपन पाचन कराने के बाद उसे इंडिकेट करें, वमन के लिए प्लेस करें। वमन कराने के बाद रसगत ज्वर के लक्षणों में कमी आएगी। वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ संतत ज्वर ऑल्सो। सो संतत ज्वर, नव ज्वर और साथ ही साथ रसगत ज्वर, इन तीनों की चिकित्सा में उपवास और वमन को अच्छे से ध्यान रखें। ये मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे हो सकते हैं। इसका रेफरेंस भी वैलिडेट किया गया है चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 315। सेकेंड धातु आता है रक्त। रक्त का जो कोरिलेशन बताया गया है वो बताया गया है सतत ज्वर से लगातार बने रहने वाला ज्वर किस तरीके का हो। रक्त ऊष्णा, इसका रेफरेंस भी चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 77 आफ्टर 76 यू कैन सी 77, जिसमें क्लियर आएगा रक्त ऊष्णा पीड़ का तृष्णा स रक्त स्टीवनम दाह भ्रम मद प्रलाप रक्त स्थिति। आप फिर से वापस जाएं और अच्छे से देखें चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 77। इट इज क्लियरली मेंशन कि रक्त उष्ण होगा। ये रक्तगत ज्वर जो है वो उष्ण पीड़िकाओं वाला होगा। पूरे बॉडी में जो पीड़िकाएं हैं, पेप्यूल्स हैं, वो बाहर निकलने लग जाएंगे। पेशेंट इन्हीं लक्षणों के साथ आपको आएगा कि बहुत ज़्यादा पीड़िकाएं क्रिएट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगती है और कभी कभी ऐसा लगता है सरक्त स्टीवन होता है। आप बार बार कभी कभी खांसने में, कभी कभी स्टीवन के साथ यानी कि कफ के साथ रक्त आता है। ऐसा पेशेंट कभी कभी आपको कंप्लेन कर सकता है। पूरी बॉडी में हीट लगती है, भ्रम लगता है। भ्रम का मतलब होता है कि उसे हेलुसिनेशन तो नहीं लेकिन नियर टू हेलुसिनेशन लक्षण क्रिएट होने लगते हैं। मद के लक्षण आने लग जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कि पूरी बॉडी हैवी हो रही है, ऐसे लक्षण पेशेंट बताता है। प्रलाप के लक्षण होने लग जाते हैं। पेशेंट ये बोलने लग जाता है, इररिलेवेंट टॉक करने लग जाता है। ऐसे लक्षणों के साथ कई बार पेशेंट आपके सामने आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो रक्तगत ज्वर है और हमें इसको रक्तगत ज्वर जैसे देखना चाहिए। इसीलिए हम कभी भी इन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स को तुरंत नहीं सोचते। हमें ऐसा लगता है कि इसमें करें क्या। तो रेफरेंस वैलिडेट किया गया है। रेफरेंस इज चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 316। क्लियरली मेंशन है परिसेचन करके, प्रदेय लगाकर और संशमन औषधियों का प्रयोग करके इसे ट्रीट किया जा सकता है। परिसेचन करके, प्रदेय लगाकर और संशमन औषधियों का प्रयोग करके। संशमन औषधियों का प्रयोग का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो, संशमन औषधि कैसी हो, जो रक्तगत है, रक्त पित्त पर आधारित है और पित्त की चिकित्सा के लिए जो रस लिए गए हैं, जो संशमन औषधियां हैं, वो मधुर रस, तिक्त रस और कषाय रस की होंगी। इसका सिलेक्शन निकालने के लिए आपको जाना चाहिए चरक सिद्धि स्थान, चरक विमान स्थान अध्याय 1। उस चरक विमान स्थान अध्याय 1 में मधुर स्कंद, तिक्त स्कंद और कषाय स्कंद से जो मेडिसिन आपके नियर बाई मिल सकती हैं उनको आप सिलेक्ट करें। मधुर, तिक्त और कषाय रस की औषधियां, उन्हीं से बनाए गए परिसेचन, उन्हीं से बनाए गए प्रदेय, उन प्रदेयों को वहां पर लेपन करें। परिसेचन से उनकी स्प्रिंकलिंग करें। उसकी बॉडी में जो हीट है, ये स्प्रिंकलिंग, ये लेपन और साथ साथ में इंटरनल दी गई संशमन औषधियां इसमें लाभकारी होंगी। और इन लक्षण समुच्चय के साथ में जब आपके सामने पेशेंट आएगा तो आपको घबराना नहीं है, सब ये ध्यान में रखना है कि ये रक्तगत ज्वर के लक्षण हो सकते हैं।
और उस रक्तगत ज्वर के लक्षणों को अच्छे से ध्यान में रखकर हमें उसे ट्रीट करना चाहिए। साथ ही साथ अब आती है बात, रस के बाद रक्त हुआ, रक्त के बाद हम मांस में देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली मांसगत ज्वर को एक्चुअली देखना कैसे है, सोचना कैसे कि ये मांसगत ज्वर है। पेशेंट सब सामने आता है तो बोलता है कि उसे बाहर से दाह नहीं होगा। अभी दोनों ज्वरों में हमने देखा कि बाहर से दाह बहुत ज्यादा है और बाहर से उसमें ऊष्मा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इन द केस ऑफ मांस धातुगत अन्य दुष्ट ज्वर, अंतरदाह सा तृष्णा, तृष्णा कॉमनली आ रहा है, उसे प्यास बहुत लगती है, मोह रहता है, वो सम्मोह में रहता है, लगातार घबरा ऐसी सिचुएशन में रहता है, ग्लानि रहती है, वो बहुत कुछ करे बिना भी थकान महसूस करता है। सृष्ट विटकता, बहुत ज्यादा सृष्ट विटकता का मतलब होता है उसे अतिसरण होता है, बहुत बार लूज मोशंस क्रिएट होते हैं। पेशेंट कई बार सिर्फ ये बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा लूज मोशन होते हैं। जब आप उन लक्षणों को कंप्लीटली कंपाइल करते हैं कि क्या उसे इंटरनली हीट लगती है, बोलता है यस, बोलते हैं आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, ये बोलता है यस। ऐसे कंपाइलेशन में जब हम देखते हैं तो उसकी बॉडी से वो बताने लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे हीट लग रही है अंदर से, और साथ ही साथ मुझे बॉडी से स्मेल सी लग रही, दुर्गंध सी फील आ रही है। गात्र विक्षेपो एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण बताया गया है। रेफरेंस इसका है चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 78 को निकालें तो आपको मिलेगा। अभी चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 78, उसमें लिखा है गात्र विक्षेपो। विक्षेप का मतलब होता है दूर दूर पटकना, गात्र मतलब बॉडी, बॉडी को दूर दूर पटकने वाली फीलिंग, यानी कि बॉडी को झटकने वाली फीलिंग। ये पेशेंट बार बार ऐसा चीजें करता है, उसके रिलेटिव्स, उसके साथ वाले बताते हैं, कई बार पेशेंट ही बताता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि बॉडी को थोड़ा दूर दूर पटकूं और उससे मुझे रिलैक्स फील होता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन वो ऐसा करता है। ये सारे लक्षणों का कंपाइलेशन मांस धातुगत ज्वर में मिलता है हमें। and see the very easy line of treatment and very scientific line of treatment mentioned in चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 316 को फिर से निकालें और आपको मिलेगा, वहां लिखा है विरेचन उपवास इसका सिर्फ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। विरेचन करवाना और उपवास करवाना इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। विरेचन करवाना जिसमें कि लिखा हुआ है शोधन की जो प्रक्रिया है, लंघन का जो शोधन प्रकार है, उसमें विरेचन कराना इसमें लाभकारी होगा। विरेचन कराने के लिए जो द्रव्य सिलेक्शन करना है चरक सूत्र स्थान अध्याय 2 से निकालने हैं। इसका वैलिडेशन अगर आपको देखना है तो चरक सिद्धि स्थान अध्याय 2 में देखिए। इसका रीवैलिडेशन करना है चरक में चिकित्सा के स्वरूप में तो चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 231 इसका फिर से वैलिडेशन है। ये 3 जगह पे आप वैलिडेट कर सकते हैं कि डेफिनेटली विरेचन इज मेंशन, और बार बार मेंशन किया गया है मांस धातुगत ज्वरों में कि आप विरेचन का उपयोग करें। विरेचन का उपयोग करने के बाद शमन जो लंघन बताया गया है उसमें आप उपवास का सेवन करें। यहां पर बाह्य रूप से ज्वर के लक्षण नहीं दिखेंगे क्योंकि अंतर्दाह के लक्षण बताए हैं, तृष्णा के लक्षण बताए हैं, ग्लानि के लक्षण बताए हैं, मोह के लक्षण बताए हैं। ये सारे लक्षणों के समूह लेकर आप मांस धातुगत ज्वर को चिकित्सा के स्वरूप में विरेचन और उपवास के माध्यम से चिकित्सा कर सकते हैं। सी ओनली 2 मेथोडोलॉजी, 2 basic principle, विरेचन एंड उपवास इज द मेजर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मांस धातुगत ज्वर। अब आती है मेद धातुगत ज्वर। धातुओं में अगली धातु मेद धातु, जिसमें कि लिखा गया है लक्षण है चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 79 में बहुत क्लियरली मेंशन है कि इसके लक्षण क्या होंगे। स्वेदो तीव्र, बहुत ज्यादा बॉडी में स्वेटिंग आना, पिपासा, बहुत तेजी से प्यास लगना। आप देखिए प्यास जो है और तृष्णा है ये कॉमनली सभी धातुगत ज्वरों का लक्षण है। तो पेशेंट कई बार अधिक प्यास लगने की चीज बताता है। प्रलाप, अगेन आप देखें तो रक्त धातुगत मेद धातुगत में प्रलाप बहुत ज्यादा कॉमन लक्षण आया है। इररिलेवेंट टॉक करना, धातुओं में जब जाके ज्वर सम्माहित हो जाता है, जब वहां जाके स्टॉप हो जाता है तो उस टाइम पे प्रलाप ऐसे लक्षण कॉमनली दिखते हैं। वम में भीक्षणा, बहुत तेजी से वॉमिटिंग आती है इन द केस ऑफ मेद धातुगत ज्वर। स्वगंधस्य, खुद की गंध ज्यादा सहन नहीं होती। मेदस्य ग्लानि आरोचको, उस पेशेंट को ग्लानि क्रिएट होने लग जाती है, आरोचक क्रिएट होने लग जाता है, और खुद की जो गंध है वो मेद में स्थित जो गंध है वो बहुत ज्यादा एनॉय करती है। साथ साथ में ग्लानि और आरोचक बहुत ज्यादा कॉमन फीचर्स हैं मांस धातुगत और मेद धातुगत में। ग्लानि, बिना कुछ करे थकान लगना, ये जो बात है ये इसमें आती है। विरेचन और उपवास इसका भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है।
इसमें एक्चुअली विरेचन और उपवास क्यों करना चाहिए मांस और मेद धातुगत ज्वर में, इसके लिए पहला वैलिडेशन हमें दे रही है खुद चरक संहिता, जिसमें लिखा है चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 316 इज अ क्लियर इंडिकेशन, 315 एंड 316, जो हमें बार बार बता रहा है कि आप इतने कम ट्रीटमेंट से, विरेचन और उपवास के माध्यम से आप इसे बहुत आसानी से इन लक्षणों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम मेद धातुगत में जाते हैं तो विरेचन और उपवास करके हम लंघन का प्रयोग करते हैं, जो कि पहले ही बताया गया है कि सर जितने भी प्रकार की रस व स्रोतस की व्याधियां हैं उसमें आप लंघन करें, जो कि चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 का पाठ है। यह अगेन एक वैलिडेशन हुआ। चरक सिद्धि स्थान में जब हम जाते हैं तो विरेचन के उपयोग में फिर से धातुगत ज्वरों का रेफरेंस आता है। ये 3 जगह से हमें वैलिडेशन मिलता है कि डेफिनेटली वी कैन डू विरेचन एंड उपवास इन मेद धातुगत ज्वर एंड वी कैन गेट द ट्रीटमेंट। तो इनसे लाभ यह है कि विरेचन उपवास हमें मांस धातुगत और मेद धातुगत दोनों में याद रखना है और उसके ट्रीटमेंट में हेल्प लेनी है। अस्थि धातुगत, अस्थि धातुगत में जो पेशेंट जब है तो उसके लक्षणों को आप जब पढ़ेंगे चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 80 में, तो आपको देखने मिलेगा कि ये बहुत सीवियर कंडीशन है, जिसमें बताया गया कि विरेचन भी होता है बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा अतिसरण के साथ पेशेंट आता है, एक्सेसिव लूज मोशन की हिस्ट्री देता है और साथ साथ में बोलता है मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी हो रही है। तो हम अचानक से इसे ये विसूचिका और अन्य लक्षणों से देखते हैं, लेकिन हमें अस्थि धातुगत ज्वरों के बारे में भी सोचना चाहिए। संधि भेद, क्योंकि वो कई बार बोलता है कि बहुत ज्यादा बॉडी में एक हो रहा है, स्पेशली जॉइंट्स में हो रहा है और कटकट की आवाज भी आ रही है, एक्सेसिव बॉडी लिथार्जी फील कर रही है। विक्षेपणम च गात्रणम, बॉडी को झटकते हुए आता है और एक्सेसिवली परेशान रहता है, क्योंकि उसे लूज मोशन भी होते हैं, वॉमिटिंग भी होता है, बॉडी जॉइंट पेन भी होता है और पूरी बॉडी झटकता हुआ रहता है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। ये लक्षण को आप क्लियरली वैलिडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 80। अच्छे प्रॉपरली अगर आप निकालेंगे तो ये लक्षणों का समूह आपको मिलेगा। इन लक्षणों के समूह में सी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वेरी इजी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विच यू कैन थिंक इन। अब आप बोलेंगे कि विरेचन भी हो रहा है और छर्दी भी हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में निरु अनुवासन बस्तियां किस तरीके से दी जाएं, बट दे आर इंडिकेटेड एंड वी मस्ट गिव अनुवासन बस्ती इनिशियली इन द केस ऑफ वमन एंड अतिसार लक्षण। अगर इन सारे लक्षणों के साथ में आता है तो हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटेड है। अनुवासन बस्ती और निरु बस्ती, अनुवासन बस्तियों में चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 170 एंड 172 इट इज क्लियरली मेंशन कि इन अनुवासन और निरु बस्तियों का प्रयोग अस्थि धातुगत ज्वरों में करना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जब वेग अवस्था हो अतिसार और छर्दी की, तो उस समय बस्तियों को बहुत कॉशियसली देना चाहिए, उनमें उतनी ही मात्रा प्रदान करनी चाहिए जितनी मात्रा अतिसार और छर्दी की अवस्था में आई हो। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ मात्रा बस्ती और शारंगधर का एक पार्ट है कि कम मात्रा में, कम प्रमाण में मात्रा बस्ती से भी कम प्रमाण में तेल की बस्ती देकर ये चेक करना चाहिए कि क्या उसके कारण कोई लक्षण बढ़ तो नहीं रहे। कई बार वायु पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होने के कारण अगर हम उसे बस्ती देते हैं और वायु अनुलोमित होती है तो भी चिकित्सा के लक्षण मिल जाते हैं। यहाँ पर अस्थि धातु में गया हुआ ज्वर है, तो कई ये इट इज़ वेरी क्लियरली इंडिकेटेड कि आपको निरु अनुवासन बस्तियों का ही इस्तेमाल करना है। जबकि लक्षण समुच्चय में अतिसार और छर्दी ये लक्षण हैं, तब भी अगर आचार्य चरक ने उसमें कहा है कि निरु अनुवासन बस्ती का प्रयोग है, तो हमें आप्त प्रमाण के अनुसार इसमें इनका प्रयोग करके डेफिनेटली चेक करना चाहिए और उसके रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही। अगली धातु है मज्जा धातु। मज्जा धातु की अवस्था में लक्षण जो बताए हैं चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 81 को निकालिए, आपको मिलेगा हिक्का, श्वास, कास, तम दर्शनम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिक्का, हिचकी आना, श्वास, सांस लेने में बहुत तकलीफ होना, लगातार कास का बने रहना, तम दर्शनम, बहुत ज्यादा अंधेरा छाना आपकी आंखों के सामने, मर्म छेदो, छेदनवत पीड़ा होनी मर्म स्थानों पर, वो हृदय हो सकता है, वो त्रिमर्म में से शिर हो सकता है, हृदय हो सकता है, हमारा बस्ती हो सकता है, इन स्थानों पे छेदनवत पीड़ा होना, बाहर से बहुत ज्यादा शीतता लगना, बहुत ज्यादा ठंडक लगना, लेकिन अंदर में बहुत ज्यादा गर्मी लगना, ये लक्षण बताए गए हैं मज्जा धातुगत ज्वर में। अगेन द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल, निरु एंड अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करें। जब पेशेंट हिक्का, श्वास, कास, तमदर्शन, बाहर से ठंडक और अंदर से गर्मी के लक्षणों को लेकर आए, कपकपा रहा हो लेकिन अंदर से उसे गर्माहट लग रही हो,
लगातार उसके हार्ट में या सिर में या वस्ती प्रदेश में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो अच्छे से छेदनवत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा हो जैसे कि उसे निकाला गया हो, खींचा जा रहा हो, ऐसी अगर पीड़ा लेके पेशेंट आपके सामने आता है तो बी फ्रैंक एंड स्टार्ट योर योग बस्ती मॉड्यूल ऑफ अनुवासन एंड निरूबस्ती कॉम्बिनेशन। रेफरेंसेस आपके सामने हैं। चरक चिकित्सा अध्याय 3 श्लोक नंबर 170 एंड 172। बस्तियों के बारे में हमने कल चर्चा करी थी, कौन कौन सी बस्तियों का इस्तेमाल करना है। गुरुच्यादि बस्ती को ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ जो तेल का भी इस्तेमाल करते हैं वो गुरुचि सिद्ध भी ले सकते हैं क्योंकि तिक्त रसात्मक है, और साथ ही साथ जो यहाँ पर तेल आए हैं चंदन आदि तेल, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लक्षणों के साथ हम पहुंचे कि मज्जा धातुगत ज्वरों तक हम इसे ट्रीट करने की कंडीशन में। जैसे ही हम शुक्र धातुगत के लक्षण पढ़ते हैं तो वो असाध्य हो जाता है और उसमें मृत्यु जो है वो बहुत नजदीक आ जाती है, क्योंकि जब धातुओं में भी जब हम शुक्र धातुगत तक ज्वर पहुंच गया है, शुक्र धातु तक पहुंच गया है, तो प्राण को हरना, अग्नि को समाप्त करना और शुक्र का क्षय करना, शुक्र का कार्य ही है नए सेल को बनाना। जब वो कार्य समाप्त हो जाता है और ज्वर की संप्राप्ति वहां पर क्रिएट होती है, अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट हो जाती है, तो किसी भी अन्य धातु का बनना समाप्त हो जाता है और मृत्यु निश्चित हो जाती है। उन कंडीशंस में चिकित्सा यहाँ पर नहीं बताई गई है, लेकिन आप तब भी चरक से सिद्धि स्तन अध्याय 12 में जाएं और वहां पर ज्वर में आने वाली बस्तियों को अगर आप इस्तेमाल करें, जो कि यापन बस्तियां हैं, वहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। यापन बस्तियों का रोल यहीं पर आता है। जब ऐसी अवस्थाएं हो जाती हैं कि आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो आपको याप्य अवस्थाओं के लिए उस व्याधि को सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो चरक सिद्धि स्थान अध्याय 12 यापन बस्तियों का प्रयोग करने के लिए बताया है। इसके बाद आता है साध्यता असाध्यता। रस, रक्त, मांस और मेद धातुगत ज्वरों को साध्य माना गया है। हमने देखा रस धातुगत ज्वर में आपको उपवास और वमन का प्रयोग करना चाहिए। रक्त धातुगत ज्वर में आपको परिषेक, प्रदेय और संशमन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। मांस धातुगत ज्वर की अवस्था में आपको विरेचन उपवास, मेद धातुगत ज्वर की अवस्था में अगेन विरेचन उपवास, अस्थि और मज्जागत धातुगत ज्वरों में आपको निरु और अनुवासन का प्रयोग, और अंत में शुक्र धातुगत में आपको या उत्तर बस्ती सिद्धि जो अध्याय है वहां पर आने वाली यापन बस्तियों का प्रयोग करके आप इसमें लाभ ले सकते हैं। ये बात थी हमारे धातुगत ज्वरों में। आप सभी सेफ रहें और बहुत अच्छे से घर में आयुर्वेद पद्धति से आप इन 21 दिनों को निकालें और प्रॉपरली उसी दिनचर्या का फॉलो करने के लिए अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने अभी जितने भी लोगों को आप जानते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज दें और ज़्यादा से ज़्यादा दिनचर्या को लोगों तक पहुंचाएं। इससे इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। और माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा आज कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप करनी है। इस कोरोना का मूल मंत्र लड़ने का अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, घर में सेफ रहना और बाकी लोगों को भी घर से बाहर जाने से रोकना, जिससे कि चेन रोकी जा सके। इन 3 मूल मंत्रों के साथ आज के लिए नमस्कार।